आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना है। इसकी शुरुआत दरअसल सऊदी अरब से होती है। सऊदी अरब में के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था और पत्र लिखे जाने और पूरा हो जाने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर के बाद पत्र को तुरंत भारत भेज दिया जाता है। इसे भारतीय दूतावास से भेजा जाता है ताकि देरी ना हो। और जब यह भारतीय दूतावास के अधिकारी के पास पहुंचता है तो वह कहता है कि इस पत्र जल्द से जल्द भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजा जाए ताकि देरी न हो। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह पत्र भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचता है, यानी दिल्ली आता है। और जब वह पत्र दिल्ली से चलना शुरू होता है तो वह सीधे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जिला अधिकारी के पास पहुंचता है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वह पत्र पहुंचता है वह उस पत्र को आगे भेज देते हैं। यानी जैसे ही एसपी मेरठ बिपिन तारा के पास पहुंचता है तो वह कहते हैं कि इस पत्र को रोका नहीं जाना चाहिए, इसे जल्द से जल्द वहां पहुंचा दिया जाना चाहिए। यानी संबंधित थाना मुंडाली है और वहां की थाना प्रभारी सोमिया है। 1 दिसंबर 2024 की सुबह जब सोमिया अपनी ड्यूटी पे आती हैं तो वह ड्यूटी पे उसके बाद वह अलग अलग कागजों पे साइन कर रही थी। तभी एक छोटा सा कागज पड़ा था। उनकी नज़र उस छोटे कागज पे पड़ी। कागज कुछ इस तरह था और उसमें उसके साइन भी हैं। यह वह कागज है। दरअसल उस पे लिखा है कि नोटिस दिया जाता है। किस नोटिस के गंभीरता को देखते हुए सौम्या जो मुंडाली की एसएचओ हैं तुरंत अपने थाना क्षेत्र के गांव और छौलती के लिए निकल पड़ती हैं। वहां जाकर गांव के बारे में पूछती हैं। यहाँ कम से कम 10,000 लोगों की आबादी है, बड़ा गांव है। वहां जाकर पूछती हैं कि ये जुबैर नाम का व्यक्ति है जिसके बेटा का नाम जैद है। अब जब यह सवाल पूछा जाता है तो कुछ लोग अक्सर पुलिस को देखकर चुपचाप चले जाते हैं। लोग डर भी जाते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी मकसद करनी पड़ती है। जैसे ही वो जुबैर के घर पहुंचता है उससे पूछा जाता है कि क्या उसका बेटा जिसका नाम मोहम्मद जैद है सऊदी अरब में रहता है। वह कहता है हाँ वह रहता है। तो वहाँ सही कह रहा है और वह इस समय सऊदी अरब के सुमेर में जिहाद सेंट्रल जेल में है। अगर आपको कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है तो वहाँ की सरकार ने आपको मौका दिया है। अगर आप अपने बेटे की सज़ा कम करवाने के लिए दया याचिका करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं या माफ़ी चाहते हैं या आप दया याचिका दायर कर सकते हैं। अगर वहाँ की सरकार इसे सही पाती है तो संभव है कि आपके बेटे को बचा लिया जाएगा। अगर इसे सही नहीं पाया जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। जैसे ही यह मामला सामने आए तो सरकार को पुलिस को सूचित करना चाहिए। बाद में उनके पिता जुबैर की हालत ख़राब हो जाती है और जल्द ही घर के सभी सदस्यों के इस बारे में पता चल जाता है। उसकी पत्नी का नाम रिहाना है और उसका अपना नाम जुबैर है। उसके 7 बेटे हैं। 7 लड़कों में से 3 लड़के मोइन, जैद, फैजल हैं और वह सऊदी अरब में काम करते हैं। वो ड्राइवर हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं और वहाँ 1500 रुपये महीना कमाते हैं। उनका एक बेटा जो पुलिस की तैयारी कर रहा है। दरअसल और दोनों बेटे बाकी पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल खबर मिलते ही लोगों को फिर से कहानी याद आ जाती है। मीडिया वाले जुटने लगते हैं, चाहे वो अखबार वाले हों, टीवी वाले हों या सोशल मीडिया वालों काम करने वाले लोग हों। वो सीधे गांव में जाते हैं और गांव में पहुंचकर जानकारी जुटाना शुरू करते हैं और पता चलता है कि जुबैर का दूसरा बेटा जिसका नाम जैद है, जैद 2018 में सऊदी अरब गया था। और जो सऊदी अरब गया था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ड्राइविंग। यानी वह कोई भी गाड़ी चला सकता है, कार चला सकता है। वह इसके लिए तैयार होकर गया था। उसके पास उसके सारे दस्तावेज थे। जब वह वहाँ गया तो वहाँ सऊदी अरब की एक कंपनी भी उस कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने वह नौकरी ज्वाइन की तो उसे लगा कि यहाँ पे सैलरी कम है
अगर वो यहाँ से अपना ठिकाना बदल ले तो उसे ज़्यादा पैसा मिल सकते हैं। वो हर दिन काम करता था ताकि उसे पैसे मिल सके, लेकिन उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि उसे जितनी सैलरी के लिए वहाँ पे आया था उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी। वह अपने परिवार को क्या भेज पाता और क्या खाता, खुद इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि उसका 1 साल कैसे बीत जाता है। 1 साल बाद जब वो दूसरी कंपनी में चला जाता है, अलजाफर कंपनी, वहाँ जाकर उसमें शामिल हो जाता है और वहाँ कार चलाता है। अब वहाँ उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हो। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी कार खराब हो गई, एक एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा था। जैसे ही मालिक को इस बारे में पता चलता है तो बहुत गुस्सा होता है। जैद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद क्या कर सकता है, कार को बहुत नुकसान हो चुका है। मालिक का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वह जैद पे कार चोरी का केस दर्ज करा देता है। वह कार की कीमत वसूलने के लिए मुकदमा दायर करता है। इस लड़के को लगता है कि अगर खाड़ी देशों में किसी भी कार की कीमत देखे तो सामान्य कार 20 से 30 लाख रुपए कम नहीं होती, लेकिन अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी चलाई जाए तो पता चलता है 1-2-3 करोड़ तक गाड़ियां होती है। अब ऐसी स्थिति में एक मजदूर जो ड्राइवर है वो कहाँ से इतना पैसा का इंतजाम करेगा, और मौका पाता है वहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता। उसकी सारी जानकारी, हर चीज़, जब हम विदेश जाते हैं तो हमें हर एक-एक चीज़ जानकारी देनी होती है। हमारा रिकॉर्ड अगर अच्छा होगा तो हम दोबारा जा सकते हैं, अगर रिकॉर्ड ख़राब होगा तो हम दोबारा कभी नहीं जा सकते। आखिर में उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है। जैसे एक पुलिस वाले की मुलाकात की वाले से होती है, जैद की बातें सुनकर पुलिस वाला काफ़ी भावुक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो। मेरे पास मेरी कार है, मेरे परिवार के लोगों को लाना और ले जाना है, जो भी सैलरी होगी मैं तुम्हें सैलरी देता रहूँगा। अब एक फरिश्ते की तरह वह पुलिस वाला मिल जाता है और जैद उसके लिए काम करने लगता है। जैद आराम से काम कर रहा था और जो भी आना जाना था वो उसका था, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी कि जिसके पास पता चला कि उसकी कार के अंदर नशीले पदार्थ रखे हुए थे। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं सका। उसके पास 2 बैग थे, वो 2 बैग नलायन के बने थे। जब एक बैग खोला जाता है तो उसमें क्रिस्टल मेन ड्रग्स मिलती है। उसका एक नाम है क्रिस्टल मेन ड्रग्स। उसमें एक ड्रग्स मिलती है जिसका वजन करीबन 400 ग्राम है, और एक बैग, उसमें बैग के अंदर क्रस्ट ड्रग्स मिलती है जिसका वजन इतना है, 350 ग्राम है। कुछ मिलाकर उसके पास 750 ग्राम ड्रग्स मिली, नशीले पदार्थ मिले। और जैसे ही पुलिस के मामले में जांच की गई तो पता चला कि उसका एक दोस्त, उसका साथी पाकिस्तान का रहने वाला है। पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और इन दोनों को पकड़ने के बाद जैद को भी पकड़ लेती है। 15 जनवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और जब वह जेल में जाते हैं, जैसे भारत में कोई केस होता है और केस के बाद पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, केस कोर्ट में पहुंचता है, वकील जिस तरह करते हैं, जज केस की सुनवाई करते हैं, इस तरह लगातार तारीखें बढ़ती जाती है और तारीखें पे तारीखें बाद मामला सरकार से सीधा टकराव का हो जाता है, क्योंकि यहाँ किसी की हत्या नहीं हुई है बल्कि सरकार यानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और सरकार उसका बचाव कर रही है। ऐसे में उसके खिलाफ जो भी ठोस सबूत जुटाए जा सकते हैं, जुटाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट कहती है जैद और उसका साथी पाकिस्तानी लड़का अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह कबूल होते ही मक्का की क्रिमिनल कोर्ट में ज्वाइन जजों के बीच बैठती है और पूरा केस सुनने के बाद वह दोनों की मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि तुमने जो भी अपराध किया है, यानी तुम्हारे पास 750 ग्राम नशीले पदार्थ मिले हैं,
ड्रग्स मिली है, इस अपराध के लिए तुम्हें मौत की सज़ा दी जाती है। दरअसल जिस तरह यह मौत की सज़ा सुनाई गई है, उसे से जाहिर होता है कि हंगामा मचना तय था। यहाँ रछौड़ी गांव में, जिस गांव का यह जैद है, गांव के करीब आबादी 10,000 बताई जाती है। हो सकता है यहाँ कोई ऐसा घर हो जिसका कोई लड़का या आदमी सऊदी अरब में न हो। कहा जाता है कि सऊदी अरब में करीब 650 से 700 वैसे लोग काम करते हैं और ज़्यादातर 99% लड़के ड्राइवर का काम करते हैं। लेकिन हाल ही में मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का, वो भी ड्राइवर था, उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई, जबकि इस गांव के कई लड़के वहां काम करते हैं। लेकिन किसी के साथ कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है और न ही कोई घटना हुई है। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जिसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद क्या हुआ, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे कि 600-700 लोगों में से हर कोई जानता है कि जैद के साथ ऐसी घटना हुई है, तो यह केस 15 जनवरी 2023 से लगातार चल रहा था। जब कोर्ट उन्हें मौत की सज़ा सुनाता है, वहाँ फांसी नहीं दी जाती। कहा जाता है कि वहाँ आदमी को हाथ पैर चौराहे पे बैठा दिया जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। इसी तरह से ऐसे ही कोई घटना होने की संभावना है। हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा हो। लेकिन जब सऊदी अरब की सरकार एक राजशाही है, वहाँ एक राजा है, तो उन्होंने अपनी ओर से कार्रवाई की। यहाँ भारत को संदेश दिया है कि अगर उसके परिवार के सदस्य दया याचिका के लिए अपील करना चाहते हैं तो हम उन्हें एक अवसर दे रहे हैं। और जैसे ही परिवार के सदस्यों को इस बारे में पता चलता है, जब परिवार को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो बहुत रोते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, क्या प्रक्रिया है। हालांकि अब बड़ी संख्या में लोग जो इस मामले में अवगत हैं, उन्होंने परिवार के सदस्यों के संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि जैद की जान बचाई जा सके, ताकि उसकी मौत की सज़ा से मुक्त कराया जा सके, उसे भारत वापस लाया जा सके। ऐसे प्रयास चल रहे हैं और चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई अन्य माध्यम, उनके माध्यम से सोशल मीडिया पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार वाले सोशल मीडिया, अखबार की टीवी के जरिए अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए, उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब यह है कि वह निर्दोष है, लेकिन वहाँ के कानून ने इस मामले में अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट में मेरी जिरा हो चुकी है। पुलिस ने जो 4 गोलियां उन्हें मारी होगी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वह दोषी साबित हो चुका है। उसे फांसी कब होगी, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आंकड़ों से बात कहे जा रहा है कि 2024 में 214 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें से 101 विदेशी हैं और 21 पाकिस्तानी हैं। 2 या 3 लोग भारत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक जैद है। अब ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर साल 2023 की बात करें तो 34 लोगों की मौत की सज़ा दी गई, और अगर साल 2022 की बात करें तो दोनों सालों 34 लोगों की सज़ा दी गई। 34 दोनों सज़ा दी गई, आंकड़े के 3 गुना भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें विदेशी भी शामिल है। इस बार 2024 में 101 विदेशियों की सज़ा दी जाएगी और कुल मिलाकर 214 लोगों को आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे बताया जाता है कि सभी लोग जिन्हें सज़ा सुनाई गई हैं, उन पे काला जादू करने का आरोप है। देशद्रोह, हत्या, बलात्कार, ड्रग्स आदि जब वे सिद्ध हो जाते हैं, तब ये सज़ा दिए जाने के बाद उसे चौराहे के बीच में ले जाया जाता है और हजारों लोग देख रहे होते हैं। उन्हें बैठाया जाता है, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, उनके सिर पे कपड़ा रख दिया जाता है और फिर कोई जल्लाद आता है, उनकी गर्दन काट देता है और चला जाता है। यानी दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ इन देशों खाड़ी में अगर कोई अपराध करता है तो उसके अंदर कानून का इतना डर पैदा कर देते हैं कि वो कानून का दुरुपयोग करने से पहले 2 बार सोचता है। अब कानून तोड़ने से पहले 1000 बार सोचता है। देखना यह है कि जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे या नहीं।
इस गांव का लाडला वापस आएगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से यह घटना होती है उससे विदेशी लोगों में काफ़ी डर पैदा होता है। जो लोग सऊदी अरब खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं उनके मन में डर बैठ जाता है। लगता है कि यह पुलिस वाले की लापरवाही रही होगी तो जैद इसमें फंस गया। अब गलती पुलिस वाले की है, अगर लापरवाही है तो जांच में यह बातें क्यों नहीं आई? यह भी एक तरह का सवाल है। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको कुछ ऐसे ही सावधान करना है। सबसे पहले तो कानून नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो अपने देश का हो या विदेश में। या बिहार से हो मोहम्मद मुस्तकीम असरिया, मनीष ठाकुर और नीरज अम्बे को कहा जाता है।